हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिटेल नोट्स देखेंगे, जो कि वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, यह एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीएपीएफ जैसे वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जिनका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 58 के बीच किया गया है। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है पॉइंट कि भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 58 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र है। संघ की कार्यपालिका का जिक्र है। नेक्स्ट पॉइंट, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं इसमें, संघ की कार्यपालिका में। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जिसमें संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि उनमें संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। उसके बाद आर्टिकल 54 में जिक्र है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होगा, इसके बारे में कहा गया है। तो हमने अभी आर्टिकल 52, 3, 4 और 5 देखा। 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि जिनमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित होगी। और आर्टिकल 54 में कहा गया है कि इनका चुनाव होगा। और आर्टिकल 55 में कहा गया है कि चुनाव का तरीका क्या होगा। तो देखते हैं चुनाव का तरीका क्या क्या दिए गए हैं। पहला है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होगा। और इसमें भाग लेंगे कौन कौन? तो चुनाव में भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा प्लस पुडुचेरी विधानसभा के केवल, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य। जैसे राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते थे, वे अब इसमें भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन लेते हैं? तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये आर्टिकल 55 में चुनाव का तरीका हो गया। आर्टिकल नेक्स्ट ये भी देखते हैं कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। तो चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन नहीं लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, प्लस राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये दोनों, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 56 देखते हैं। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना चाहिए। तो इनका कार्यकाल इनके पद धारण करने से 5 वर्ष तक होगा, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको त्यागपत्र दे सकते हैं। और इसके बाद इनका कार्यकाल पूरा होने के पहले भी महाभियोग चलाकर भी इनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 57 देखते हैं। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या अर्हता होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वे कितने भी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 58 देखते हैं। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या क्या होंगी। तो क्या क्या योग्यता है ये देखते हैं। इनमें है पहला कि वे भारत के नागरिक हों, दूसरी उनकी उम्र 35 वर्ष से प्लस हो, तीसरा लोकसभा चुनाव के लिए अर्हत हो, और
नेक्स्ट कि 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया हो और वह किसी भी लाभ के पद पे न हो। ये राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता है, जो आर्टिकल 58 में जिक्र है। नेक्स्ट आर्टिकल 59 को देखते हैं। आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं क्या क्या होगी। इसमें कहा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति होगी, यानी यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत कृत्य से भी, यानी पहले में वो किसी व्यक्तिगत कृत्य से आपराधिक घोषित किए हुए, तो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उन्हें किसी भी तरह के आपराधिक कार्रवाई नहीं चला सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 60 देखते हैं। आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि महाभियोग का संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यानी राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी भी सदन में महाभियोग की शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी है। जिस सदन में आरोप लगाए हैं उसके 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही 2/3 बहुमत से उसे पास कर दूसरे सदन में भेजा जाना चाहिए। जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरा सदन क्या है उसको जांच करेगा। उसके पश्चात उस सदन में भी 2/3 बहुमत से उस विधेयक पर पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 62 देखते हैं। आर्टिकल 62 है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, कितने समय के बीच हम राष्ट्रपति पद की जो पुनः नियुक्ति होगी उससे करवा सकते हैं। तो पद रिक्त होने से 6 महीने के भीतर हम राष्ट्रपति दोबारा चुनाव करा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य के बारे में जिक्र है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्य के बारे में जिक्र है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण, मृत्यु या किसी लंबे बीमारी के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी भी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी राष्ट्रपति किसी कारणवश, बीमारी या मृत्यु के कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की भी पद अगर रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी भी अनुपस्थिति हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी जो भी पावर्स राष्ट्रपति को होते हैं वही सेम पावर्स कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में जिक्र है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय सभी, और इसका फैसला अंतिम होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। तो इसका पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है। और यह एक क्या है, कैसी शक्ति है? तो कार्यकारी शक्ति है। और ये किन किन मामलों में ये क्षमादान दे सकते हैं? तो संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के मामले में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तो उस मामले में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 74 देखते हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेगा, यानी आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद जो हो गया वो राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग देगा।
इसका पॉइंट है कि राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि के बारे में जिक्र है। इसमें कहा गया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जिसमें महान्यायवादी के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 78 ये राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व के बारे में जिक्र है आर्टिकल 78 में। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखते हैं। आर्टिकल 85 जिसमें कहा गया कि संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना यह राष्ट्रपति को पावर मिलता है आर्टिकल 85 से। संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति प्रदान करना, संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति प्रदान करना यह आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को पावर मिलता है। और आर्टिकल 112 के तहत संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण को सभा पटल पर रखवाना ये आर्टिकल 112 में जिक्र मिलता है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में जिक्र है। और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट अब विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो इसका पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, ये इनका विधायी शक्ति है, या फिर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट संसद कोई विधेयक पारित कर जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में जानते हैं। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है। और इसमें पॉइंट ये है कि वीटो शक्ति कहाँ यूज होगा, तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसमें राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक सहमति के लिए आता है तो उनके लिए 3 विकल्प होते हैं। ये आर्टिकल 111 के तहत उनके 3 विकल्प होते हैं। पहला अत्यंतिक वीटो, इसमें है कि राष्ट्रपति जब कोई विधेयक पर अपना राय सुरक्षित रख ले, यानी उस पर कोई अपना सहमति प्रदान नहीं कर रहा है कि इसमें क्या करना है, तो ये अत्यंतिक वीटो कहलाएगा। नेक्स्ट निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति कोई विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजता है तो ये कैसा विधेयक होता है? निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति जब कोई विधेयक अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दे, यानी उस विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृति करता है, न ही लौटाता है, तो इससे पॉकेट वीटो माना जाता है। इस तरह से ये विधेयक अपने आप ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम अध्यादेश के बारे में डिटेल से जानते हैं। अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये राष्ट्रपति का एक विधायी शक्ति है। ये प्रकृति में क्या होगा? अल्पकालीन होते हैं। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर दे तो ये कानून बन जाता है। जब अध्यादेश को पारित कर देता है तो कानून बन जाता है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होता है? 6 महीने, लेकिन संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में कितना होगा? मात्र 6 हफ्ते तक रहता है। लेकिन अध्यादेश के दौरान जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो उस दौरान जो कार्य किए जाते हैं वे क्या हो गए? वैध माने जाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट थे अध्यादेश के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से हमने राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिटेल नोट्स देखा। नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित MCQs आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।